श्रम विभाग की योजनाओं की सीरीज में हम आज फिर से श्रम विभाग की 5 योजनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में हमने श्रम विभाग की 5 योजनाओं करके 10 योजनाओं के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए आज फिर से हम श्रम विभाग की अन्य 5 योजनाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारी जो आज की पहली योजना है वो है मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना, जिसकी शुरुआत 2013 से हुई है। इस योजना का नाम पहले संजीवनी एम्बुलेंस योजना है। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये योजना जो है वो उन श्रमिकों के लिए है और उन परिस्थितियों के लिए है यदि श्रमिक है और वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे अपने कार्य क्षेत्र से अस्पताल तक ले जाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो इस योजना का हम देखते हैं कि प्रदेश में पंजीकृत हितग्राहियों के चिकित्सा हेतु मंडल द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। और इस योजना का जो व्यय है छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा वहन किया जाएगा। और इस योजना की जो केवल एक पात्रता है वो ये है कि जो श्रमिक है वो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। तो इस प्रकार मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना के द्वारा जो निर्माण श्रमिक है उसको दुर्घटना के समय में फ्री एम्बुलेंस की सेवा जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब हमारी जो दूसरी योजना है वो है विशेष शिक्षा सहायता योजना। ये योजना ऐसे श्रमिक और उनके बच्चों के लिए है जिनका कार्य के दौरान अगर कोई श्रमिक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में उस श्रमिक के बच्चे को शिक्षा में सहायता करने के लिए सरकार ने इस योजना का आरंभ किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो योजना है हमारी उसकी शुरुआत 2018 से हो गई है। और ये योजना ऐसा है कि इसमें पंजीकृत श्रमिक जो है जिनकी मृत्यु पंजीयन से 1 वर्ष पश्चात हो जाती है तो जो मंडल है वो उस मृत श्रमिक के प्रथम 2 संतानों को विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा। और नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया है कि ये नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना क्या है, और तकनीकी शिक्षा योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ जो है वो उस मृतक के प्रथम 2 संतानों को प्राप्त होगा। ये हमारी इस योजना का प्रावधान है। अब देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है तो इसीलिए जो श्रमिक है उसे छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसकी जो दूसरी पात्रता है वो ये है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की ऐसे संतानें जिनके दोनों अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है और मृतक में से कोई भी एक या तो माता या फिर पिता जो है वो मंडल के अंतर्गत न्यूनतम 1 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि जो बच्चा है जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक या दोनों ही मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है और पंजीयन के 1 वर्ष पश्चात दोनों में से किसी एक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उस बच्चे को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जो बच्चा है वो श्रमिक का दत्तक पुत्र भी है तो उस कंडीशन में भी वो इस योजना का लाभ ले सकता है। तो अब देखते हैं कि चलिए इस योजना के थ्रू जो श्रमिक के बच्चे हैं उनको क्या लाभ होता है। तो इस योजना के द्वारा जो श्रमिक है उस बच्चे को नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के द्वारा जो भी प्रावधान है वो उस बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बच्चा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के अपना जीवन स्तर सुधार पाए। अब हमारी जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री अनुदान श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना। इस योजना की शुरुआत 2020 से हो गई है और इस योजना का जो पुराना नाम है वो है विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना। अब जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है कि ये योजना जो है वो कार्य क्षेत्र में कार्य के दौरान यदि मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके क्रियाकर्म के लिए, और यदि कार्य के दौरान एक गंभीर दुर्घटना के कारण अगर जो मजदूर है जो श्रमिक है वो स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसकी सहायता के लिए सरकार कुछ अनुदान राशि देती है। तो इसकी पात्रता देखते हैं। तो इस योजना की जो पात्रता है वो है कि उस श्रमिक का 90 दिवस पूर्व मंडल में पंजीयन हो जाना चाहिए। श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और यदि मृत्यु जो है श्रमिक की मृत्यु आत्महत्या, मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से, किसी अपराध से, कानून का उल्लंघन करने पर, मारपीट, बलवा, इस
कारणों से अगर उस श्रमिक की मृत्यु हुई है तो इस कंडीशन पे इस योजना का लाभ उस श्रमिक को नहीं मिलेगा। तो इस योजना के अंतर्गत अगर श्रमिक की मृत्यु कार्य के दौरान होती है तो मृत्यु पर उसे उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि, और यदि कार्य क्षेत्र पे कार्य करते हुए गंभीर दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक जो है वो स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 50,000 रुपए की अनुदान राशि सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब हमारी जो अगली योजना है वो है शहीद वीर नारायण सिंह अन्न सहायता योजना। इस योजना को पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न सहायता योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2020 से इस योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह अन्न सहायता योजना कर दिया गया है। ये योजना जो है वो समस्त श्रमिकों के लिए है जो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, और दोपहर का भोजन इसमें बहुत रियायती दर पे सरकार के द्वारा जो भी संस्थान निश्चित किए गए हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये योजना क्या है। तो इसके तहत चावड़ी में यूनिट के पास एकत्रित होने वाले श्रमिकों को गर्म भोजन का वितरण किया जाता है, और गर्म भोजन मतलब हर दिन या तो उन्हें पका हुआ दाल, चावल और सब्जी मिलेगा, या फिर खिचड़ी, फ्राई दाल और सब्जी मिलेगी, या फिर जीरा चावल, फ्राई दाल और सब्जी का वितरण जो है वो बहुत रियायती दरों पे किया जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भोजन की गुणवत्ता भी परीक्षित की जाती है। ऐसा नहीं है कि खराब भोजन दिया जाता है जिससे उसके स्वास्थ्य पर खराब असर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सरकार के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो भोजन दिया जा रहा है वो सुरक्षित और पौष्टिक होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये भोजन जो है वो जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है उसे 5 रुपए के कूपन के द्वारा ये पेट भर भोजन प्राप्त होगा, और भोजन की गुणवत्ता की जांच जो है वो मंडल द्वारा निर्धारित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। अब ये तो बात हो गई जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है। अब वो श्रमिक जो पंजीकृत नहीं है लेकिन किसी अन्य कारखानों में पंजीकृत है तो उनको 10 रुपए के कूपन में ये भोजन प्रदान किया जाएगा। और यदि कोई श्रमिक है जो कहीं काम कर रहा है लेकिन उसका कहीं पर भी पंजीयन नहीं है तो उसे 21 रुपए के कूपन के साथ ये भोजन दिया जाता है। इसकी जो पात्रता है वो बस यही है कि वो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। और इस योजना में भोजन से संबंधित जो भी व्यय होता है उसका जो वहन है वो छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हमारी जो आज की आखिरी योजना है वो है श्रम मित्र योजना। श्रम मित्र योजना है वो, जैसा कि हम जानते हैं, हम यदि मजदूरों के लिए कोई योजना बनाते हैं वो हम अपने दृष्टिकोण से बनाते हैं, लेकिन वास्तव में उनको क्या चाहिए वो एक मजदूर ही बता सकता है। तो इस सोच को एक रूप देते हुए सरकार ने इस योजना का निर्माण किया है कि मजदूरों के बीच से ही उनका एक प्रतिनिधित्व सरकार जो है वो लेके आती है, ताकि वो मजदूरों की बात सरकार तक पहुंचा पाए, और सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार मजदूरों के सामने वो करें, ताकि जो मजदूर वर्ग है वो सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलिए देखते हैं, इस योजना की शुरुआत जो है वो 2021 में हुई है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निर्माण, असंगठित श्रमिकों का पंजीयन तथा पंजीकृत श्रमिकों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार तथा शासन द्वारा समय समय पर श्रम हित में किए गए निर्णयों से श्रमिकों को अवगत कराना। जो भी मंडल छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं या जो भी निर्णय लिया जाता है उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने इस योजना का निर्माण किया है। तो चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में आगे कि इस योजना के प्रावधान क्या क्या है। तो इस योजना के तहत सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से किसी एक को श्रम मित्र मनोनीत करेगी, और इन श्रम मित्रों को उनकी विशिष्ट पहचान संख्या मतलब उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब जो मनोनीत श्रम मित्रों के द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु तथा उसकी स्वीकृति होने पर प्रति आवेदन 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, और ये राशि जो है वो एक माह में 5,000 रुपए से अधिक की नहीं होगी।
तो सिंपल अगर हम देखें तो ये होगा कि सरकार जो है वो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से एक व्यक्ति को श्रम मित्र के रूप में मनोनीत करेगी। इस श्रम मित्र का कार्य क्या होगा कि उसका जो कार्य क्षेत्र है जो उसे दिया गया है उसके अंदर जितने भी श्रमिक कार्य करते हैं उनकी अगर कोई शिकायतें हैं, कुछ मांगे हैं, तो उससे संबंधित आवेदन जो है वो सरकार को प्रस्तुत करेगा और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे श्रमिकों को अवगत कराएगा। प्रत्येक आवेदन के लिए उस श्रमिक को 50 रुपए का प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दिया जाएगा और ये जो प्रोत्साहन राशि है वो एक माह में कुल 5,000 रुपए से अधिक का नहीं होगा। ये हम बात करते हैं श्रम मित्र की। अब हम आगे देखते हैं कि श्रम मित्रों के कार्य में मार्गदर्शन, समन्वय और उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों के समाधान हेतु एक संयोजक की नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा या मंडल के द्वारा की जाएगी और उन्हें भी, संयोजकों को भी विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। तो श्रम मित्र जो है उनको कैसे कार्य करना है, उनके कार्य के समन्वयन के लिए और निरीक्षण के लिए सरकार के द्वारा एक संयोजक की नियुक्ति की जाएगी और ये जो संयोजक है वो मीडिएटर का काम करेगा सरकार और श्रम मित्र के बीच का। और संयोजक जो है उसको अपने कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 15 रुपए प्रति आवेदन मिलेगा, लेकिन ये जो राशि है वो एक माह में 7,500 रुपए से अधिक की नहीं होगी। अब हम देखते हैं इस योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा। तो इस योजना के लिए प्रत्येक विकासखंड को यदि हम एक यूनिट मानते हैं, एक विकासखंड को एक यूनिट मानते हैं तो प्रत्येक विकासखंड में 5 श्रम मित्र और एक संयोजन का मनोनय किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत को एक एक यूनिट अगर मानते हैं तो प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत में 5-5 श्रम मित्र मनोनीत किए जाएंगे और एक एक संयोजक नियुक्त किए जाएंगे और प्रत्येक नगर निगम के 12 वार्डों को मिला के एक यूनिट का गठन किया जाएगा और प्रत्येक यूनिट में फिर से 5 श्रम मित्र और एक संयोजक का मनोनय जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब श्रम मित्र, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक यूनिट में 5 श्रम मित्र और एक संयोजक का चयन किया जाता है या मनोनय किया जाता है, लेकिन अगर कंडीशंस देखते हुए श्रम मित्र और संयोजकों की संख्या में माननीय श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो ये कंडीशनल है, ये जरूरी नहीं है कि उतने ही नंबर में श्रम मित्र या फिर संयोजक होंगे। और इसके बाद फिर प्रत्येक 5 श्रम मित्र में कम से कम एक महिला श्रम मित्र की नियुक्ति अनिवार्य है। यदि एक श्रम महिला मित्र की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और फिर से मनोनय किया जाएगा, अर्थात ये कि हर एक यूनिट में एक श्रम मित्र जो है वो महिला श्रम मित्र होगी। अब देखते हैं कि ये श्रम मित्र जो है वो उनके मुख्यतः दायित्व या कर्तव्य क्या है। तो ये जो श्रम मित्र है वो सबसे पहले उनका जो दायित्व है वो है CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं उनके माध्यम से आवेदन करवाना। कोई भी मजदूर यदि उसे कोई समस्या है तो वो आवेदन करना चाहता है तो वो जो श्रम मित्र है वो उसके आवेदन करने में मदद करेगा। दूसरा, श्रम विभाग की योजनाओं का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार करना। जो भी यूनिट जिसमें वो श्रम मित्र चुना गया है उसमें सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना ताकि उस एरिया के जो मजदूर हैं वो इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सके। ये श्रम मित्र के दायित्व हैं। अब हम देखते हैं कि संयोजकों के क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार है। तो संयोजक है उसका सबसे पहला दायित्व तो यही है कि श्रम मित्रों को उनके कार्य में मार्गदर्शन करना, समन्वय करना और उसके बाद फिर श्रम मित्र के कार्य की निगरानी करना और जो विभाग है संबंधित विभाग श्रम विभाग को उनके कार्य की रिपोर्टिंग करना। और जो संयोजक है उनका तीसरा काम है योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से विभाग को अवगत कराना। अब हम व्यवहारिक समस्याओं से ही क्यों, क्योंकि जब एक व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिससे वो खुद सॉल्व कर सकता है और कुछ ऐसी होती है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। तो ऐसी समस्याएं जिसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो उन समस्याओं का निराकरण जो है वो श्रम मित्र जो है वो संयोजक के पास लेके जाता है और संयोजक इन समस्याओं से सरकार को अवगत कराता है ताकि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निवारण हो सके। और जो संयोजक है उसका अगला दायित्व है कि दायित्व के निर्वहन में और दायित्व श्रम मित्र और संयोजक दोनों ही अपने दायित्व के निर्वहन में अगर कोई भी गलती करते हैं तो उनके मनोनय को तुरंत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और फिर से मनोनय शुरू किया जाता है।
तो ये एक फाउंडेशन है ताकि कोई भी श्रम मित्र या संयोजक जो है वो अपने कार्य क्षेत्र का दुरुपयोग न कर पाए और सही तरीके से अपना कार्य करें। तो ये थी हमारी श्रम विभाग की अगली 5 योजनाएं। तो इस तरीके से हमने 3 वीडियो में 5-5-5 करके श्रम विभाग की 15 योजनाओं के बारे में डिस्कशन कर लिया गया है। आने वाले 2 वीडियो में हम फिर से 5-5 करके श्रम विभाग की बची हुई योजनाओं का डिस्कशन कर लेंगे। एक बार हमारी श्रम विभाग की सारी योजनाएं पूरी हो जाए फिर हम इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उस पर हम ध्यान देंगे। उड़ान आईएएस एकेडमी के थ्रू श्रम विभाग की जो परीक्षा है उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक लॉन्च की गई है जो मार्केट में 2 जून से अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आप श्रम कानून और इससे संबंधित जितनी भी डिटेलिंग है वो उस बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो 2 जून से ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम जो श्रम विभाग की अगली 5 योजनाएं हैं उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।